वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कुछ ऐसे अनजान एक्सपेरिमेंट जो वहाँ के फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों पर अलग ही असर करने लगा। वो इतने ज्यादा म्यूटेट हो जाते हैं कि किसी भी इंसान को कच्चा चबा जाए। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक टीम को दिखाते हुए जो अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोर किया करती थी। इनका एक और काम होता था कि ये नेचुरल चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते, यानी ये उन बुरे लोगों और इंडस्ट्रीज को टारगेट करते जो किसी न किसी तरीके से जानवरों या फिर नेचर को नुकसान पहुंचाते, जैसे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना और लोगों को अवेयर कराना। इस टीम के अंदर उनका मेन लीडर सैम होता है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड जेड थी। जेड की एक बहन होती है जो पेशे से एक रिपोर्टर थी और उसका नाम एलिस होता है। बिली नाम के एक टेक्निकल गाय के साथ साथ एडी नाम का लड़का था। वो सारे लोग एक साथ मिलकर अपना काम किया करते। अब बातों ही बातों में थोड़ी देर के अंदर उन्हें सैम के एक फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। ये वीडियो रिकॉर्डेड था जिससे कि बिली ने प्ले कर दिया और पता चल रहा था कि सैम का फ्रेंड एक अलग ही मिशन पर गया हुआ है अपनी टीम के साथ। एक्चुअल बात ये थी कि सैम की टीम और उसके दोस्त की टीम में हमेशा कंपटीशन हुए करते। वो दोनों ही टीम ट्राई करती कि उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है। तो इस वजह से फिलहाल सैम का दोस्त उसे चैलेंज दे रहा होता है कि हम एक ऐसे आइलैंड पर जा रहे हैं जहां आज से पहले कोई नहीं गया। सिर्फ एक बार वहां पर कुछ दिनों के लिए रिसर्चर्स की टीम गई थी। उसके बाद उस वीरान जगह से ना तो कोई वापस लौटा है और ना ही किसी ने जाने की हिम्मत की है। तो इसलिए सैम का दोस्त सैम की टीम को ये चैलेंज दे रहा था कि तुम हमसे पहले पहुंच कर दिखाओ, हम भी उस जगह पर जाने के लिए अभी निकल रहे हैं। और जो टीम पहले पहुंचकर वहां अपना कैंप बिछा देती है वही सबसे ज्यादा आगे होगी उन दोनों में से। बाकी लोग ये बात सुनकर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सैम अकेला ही था जो अपने फ्रेंड की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ये इसलिए क्योंकि सैम नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उसे कायर समझे। सैम ने आज तक बड़े से बड़े मिशन कंप्लीट किए हैं अपनी टीम के साथ, तो ये सारी चीजें तो उसके लिए फिलहाल आम बात है। सैम ने तो अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी मना लिया इस मिशन पर जाने के लिए, यानी सब रेडी हो चुके थे और अपना सामान पैक करके वो ट्रेवल करने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि वो जब इस आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो पता चला कि उन्हें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। ये इसलिए क्योंकि वो आइलैंड एकदम से वीरान ही था, ना ही वहाँ पर कोई एक्सप्लोरेशन हुआ करती और ना ही वहाँ कोई टूरिस्ट जाते। सैम की टीम ने तो 2 मेंबर्स की हेल्प ली जिन्हें उस जगह के बारे में बड़े अच्छी तरीके से पता था। उनमें से एक का नाम ट्रेविस तो दूसरे का नाम पेनी होता है। पेनी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही थी कि जिस आइलैंड की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं वहाँ पर एक समय पे वैज्ञानिकों का रिसर्च सेंटर हुआ करता था। ये आइडिया नहीं है कि वो किस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में आई अनजान गलती की वजह से कई सारे टॉक्सिक चीजें पानी और फॉरेस्ट में फैलने लगे, यानी वो पूरा इलाका एकदम रेडियो एक्टिविटी से घिर चुका था। इस वजह से रिसर्चर्स और सभी वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च बंद कर दी और उनकी फंडिंग भी कैंसिल कर दी गई। इस वजह से वो जगह थोड़ी रेडियो एक्टिव अभी भी हो सकती है, लेकिन ट्रेविस और पेनी इस बात की श्योरिटी जरूर करेंगे। जैसे तैसे कार में ट्रेवल करते हुए आखिरकार वो सब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, यानी यहाँ से उन्हें पानी के रास्ते से होते हुए उस अनजान आइलैंड पर जाना था। उन्होंने एक एयर ट्यूब वाली बोट ले ली और तुरंत ही उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ने लगे थे। उनके पास तो ऑलमोस्ट जरूरत के सारे सामान होते हैं जो इस मिशन में उनके काम आएंगे। ट्रेविस और पेनी की बड़े अच्छी तरीके से गाइड करने के बाद आखिरकार वो उस आइलैंड के बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। सभी सामान अपने साथ कैरी करते हुए जब वो आगे बढ़ रहे थे पता चल रहा था कि ट्रेविस और पेनी उसी बंदरगाह पर उनका वेट करेंगे, तब तक वो सभी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाए। अच्छी बात यह हुई कि यहाँ आने से पहले ट्रेविस और पेनी ने रेडियो एक्टिविटी चेक कर ली थी। उनके पास वो रेडियो मीटर होता है जो पूरी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता था। उसमें साफ दिखाया जा रहा था कि रेडियो एक्टिविटी अब काफी कम हो चुकी है, यानी वो आसानी से सांस ले सकते हैं और उनकी बॉडी को कोई डैमेज नहीं होगा। सैम की अब पूरी टीम उसी आइलैंड पर आखिरकार पहुंच जाती है और वो देख पा रहे थे कि रिसर्चर्स जो अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर आए थे वो सब वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तभी वो अपनी इक्विपमेंट्स अपने साथ नहीं लेकर गए। लेकिन जब सैम की टीम फॉरेस्ट के अंदर जाती है तो वहाँ कई सारे पेड़ पौधे टूटे हुए थे। इनफैक्ट वहाँ पर तो कई सारे टेंट बिछाए होते हैं जो ऑब्वियसली सैम की उस फ्रेंड की टीम का हो सकता है। वो सभी थोड़ा आसपास घूमने लगे ताकि सैम के उस फ्रेंड को ढूंढ सकें, पर ऑब्वियस बात थी कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते। सैम तो यही सोचने लगा कि शायद उसका फ्रेंड और उसकी टीम और भी ज्यादा अंदर गए हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। कुछ ही देर के अंदर बिली नाम के लड़के को सैम की दोस्त का एक वीडियो मिलता है। वो तो उसे अपने डिवाइस पर प्ले करके दिखाने लगा कि आखिर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। उस वीडियो के अंदर सैम का दोस्त जिसका नाम बेन होता है वो इस पूरे फॉरेस्ट को अपने साथियों के साथ एक्सप्लोर कर रहा था। उसके अंदर उसने सैम के लिए कई सारे चैलेंजेस इंक्लूड किए थे जो एकदम श्योरली कह रहा था कि तुम्हारी टीम इसे पार नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ बेन उस वीडियो के अंदर हेंडरसन नाम के एक आदमी का जिक्र कर रहा था
कि उसने ही मुझे यहाँ आने का बहुत अच्छा आइडिया दिया और हो सकता है कि उनकी टीम इतनी ज्यादा ऊपर चली जाए कि नेशनल लेवल पर उनका नाम आने लगे। ये सारी चीजें बोलते हुए वो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अचानक फॉरेस्ट में से कुछ अनजानी आवाज आई। इस आवाज को सुनकर सैम का दोस्त बेन और उसके सारे फोटोग्राफर्स वहाँ से भागने लगे। बेन ने तो अपना कैमरा भी वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से दूर जाने लगा। अब ये वीडियो देखकर सैम की पूरी टीम एकदम चौकन्ने हो गई कि आखिर यहाँ पर कौन से जानवर आ गया था। सब टेंशन में थे कि आखिर वो दूसरी टीम गई कहाँ। पर एडी नाम का वो ब्लैक आदमी साफ कहता है कि ये एक प्रैंक है। सैम की दोस्त की टीम ने हमारे साथ प्रैंक करने का डिसाइड किया है और वो यहीं कहीं छुपे होंगे। एडी तो जोर जोर से बेन का नाम पुकारने लगा और उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक एडी के चेहरे पर कोई खून की बूंदें गिरती हैं। सैम ने जैसे ही इसे नोटिस किया और ऊपर की तरफ देखा तो सभी के सभी दंग रह गए, क्योंकि वहाँ सैम के साथी बेन के एक टीम मेंबर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी होती है कि कोई भी देख नहीं पा रहा था। सैम की टीम से सभी इतने पैनिक हो गए कि वो डर कर भागते हुए बंदरगाह की तरफ आ गए होते हैं। उन्होंने तो ट्रेविस और पेनी को ये बताने की कोशिश की और कहा कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें तुरंत ही इस साइलेंट से दूसरी तरफ जाना होगा। ट्रेविस और पेनी कंडीशन को अच्छी तरीके से समझते हैं और ट्राई करते हैं कि वो बोट को ऑन करके लेकर चले जाएं। ट्रेविस जैसे ही बोट के ऊपर चढ़ा तभी पता चलता है कि वो बोट कोई नीचे से खींच रहा है। उस पर तो अलग ही फोर्स अप्लाई हो रहा था जिसे ट्रेविस कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तो उसकी वो एयर बोट पानी के बीचों बीच जाने लगी होती है, जिसमें से जो रस्सी बंधी हुई थी वो पेनी के पैरों में फंस जाती है। बेचारी एकदम गिरते पड़ते हुए पानी के अंदर चली जाती है। ट्रेविस तो फिलहाल अभी बोट में ही था, लेकिन पेनी जब बाहर निकलने के लिए मदद मांगने लगी तभी हमें पानी में कुछ हलचल दिखती है। वहाँ पर एक बड़ी सी परछाई आकर पेनी के पैर पर हमला कर दे रही थी। पेनी इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जैसे उसका पैर ही कट गया हो। तब जाकर ट्रेविस उसकी मदद करने के लिए डायरेक्टली कूद जाता है पानी में और पता चला कि उसी वक्त जो अनजान चीज पानी में मौजूद थी उसने उसकी पूरी बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है पानी में लेकर। पर ये चीजें शायद ट्रेविस के लिए बहुत ही ज्यादा बदनसीबी वाली बात थी, क्योंकि वो पानी में कूदने से पहले काफी आवाज किया था और जो अनजान चीज हमला कर रही थी वो सीधा ट्रेविस के पास चली गई। उसने तुरंत ही ट्रेविस को अंदर खींचा और उसके बाद सिर्फ चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था, यानी कि बेचारा ट्रेविस वहीं पर मारा गया। सैम अब इस तरीके से पेनी को नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो मदद के लिए वापस डुबकी लगा लेता है। जैसे तैसे उसने पेनी को पकड़ा और बाकी दोस्तों की मदद से उसे बंदरगाह पर ले लिया। जैसे ही पेनी को सेफ जगह पर बिठाया जाता है तो पता चला उसकी एक पैर की हड्डी ही टूट चुकी है, यानी वो वापस ठीक से नहीं चल सकती। अब यहाँ सैम और उसकी टीम को ऐसी खतरनाक कंडीशन में काम करने की आदत थी, वो हर एक चीजों के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते। तो अब यहाँ पेनी की हड्डी जब टूट चुकी होती है तो वो उसके पैर के चारों तरफ एक लकड़ी बांध देते हैं, जिससे कि पेनी को सपोर्ट मिले और वो धीरे धीरे चलते रहे। हो सकता है कि थोड़ी देर में डिसलोकेट हुई हड्डियां अपनी जगह पर वापस आ जाएं। ट्रेविस के मरने के बाद वो बोट भी बेकार हो चुकी थी, यानी अब वो पानी के रास्ते से दूर नहीं जा सकते। इसीलिए सैम की टीम ने यही डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट के अंदर मौजूद एक फैक्ट्री वाले इलाके में जाएगी, जिसके बारे में उसके दोस्त बेन ने बताया था। हो सकता है कि वो फैक्ट्री उनके लिए सेफ हो और वहाँ से मदद मांगने का तरीका मिल जाए। तो बिना देरी किए घायल पड़ी हुई पेनी को अपने साथ लेकर वो सब फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगे, पर उन्हें नहीं अंदाजा था कि वहाँ पर उन्हें कितने बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। जैसे तैसे ट्रेवल करने के बाद वो उस फैक्ट्री की गुफा में पहुँच गए जहाँ से एंट्री मौजूद थी। सैम ने सबसे पहले एक छोटी सी ग्रिल को तोड़ दिया जिससे कि अंदर घुसा जा सके, और अब वो एक रस्सी की मदद से सभी को वहाँ लेकर जाने लगता है। एलिस और जेड भी वहाँ पर आने लगे और लग रहा था कि सब कुछ एकदम शांति से गुजर जाएगा, लेकिन तब भी उस जगह की गुफा में से एक बहुत ही बड़ी आकृति बाहर निकलती है। पता चला कि ये एक ऐसा खतरनाक क्रोकोडाइल है जिसका साइज तो इतना बड़ा था जैसे कि वो कई गुना क्रोकोडाइल्स को कंबाइन करके बनाया गया हो। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि किसी हाथी को भी मार कर रख दे। अब पेनी और बाकी सब जैसे ही उसे देखते हैं तो पेनी ने अपने पास रखी हुई गन से फायर करना स्टार्ट कर दिया, पर देखकर लगता नहीं कि उस बड़े से दानव के ऊपर छोटी सी गोली का कुछ असर होगा। फिलहाल तो सैम की पूरी टीम जितनी बची हुई थी वो भागते हुए एक दूसरे एरिया में आ जाते हैं। अब ये एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से उस जायंट क्रोकोडाइल को आने का चांस ही नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाता और दूर चला जाता है। सैम की पूरी टीम इतनी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि एक सेकंड पर लगा कि सभी की जान खत्म हो जाएगी, लेकिन सैम के ऊपर अपनी टीम की प्रोटेक्शन का जिम्मा था, इसीलिए वो सोचने लगा कि यहाँ से बाहर सेफली कैसे निकला जाए।
सैम को तुरंत याद आता है कि यहाँ एंटर करते समय उसने एक एंटेना देखा था, तो इसलिए वो अपने एक साथी बिली को कहता है कि तुम रेडियो सिग्नल से उस एंटेना की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो रेस्क्यू टीम को। उन्हें सब कुछ बता देना कंडीशन के बारे में और हमारी लोकेशन भी दे देना। बिली जो कि एक टेक्निकल गाय था, उसे ये काम बड़े आसानी से आता है, सिर्फ उसे किसी की मदद की जरूरत थी, तो इसलिए पेनी और एडी उसके साथ जाने का डिसाइड करते हैं। दोनों जैसे तैसे सबसे पहले फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे और घायल पड़ी हुई पेनी को संभाल कर आगे बढ़ चलते हैं। वहीं अब उस फैक्ट्री की बड़े से कमरे के अंदर सैम जेड और एलिस के साथ फंसा हुआ था। वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहता है और थोड़ी वो रिसर्च करने में बिजी हो गए। सैम को आखिरकार जानना था कि यहाँ हुआ क्या होता है जिससे कि इतनी बड़ी कंपनी की रिसर्च बीच रास्ते में ही बंद करनी पड़ी। ट्रैवल करते हुए सामने की तरफ कई सारे बॉक्सेस दिखाई देते हैं, उसके ऊपर फार्मेटा कंपनी का नाम लिखा हुआ था और ये सुनकर जेड और एलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बता रही थी कि फार्मेटा कंपनी बहुत ही इलीगल काम करती है, बिना परमिशन के जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना, वो भी उनके डीएनए को म्यूटेट करके। यानी यहाँ पर जरूर कुछ खतरनाक हो सकता है जो कि वो कंपनी नहीं चाहती थी कि हमें पता चले। सैम अब इसीलिए उन दोनों के साथ और भी बड़ी लेबोरेटरी के अंदर घुस जाता है। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि यहाँ जानवरों की अलग डीएनए की ब्रीडिंग की जाती थी। उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, जहाँ सैम शक करने लगा कि इतने समय बाद भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, जरूर उनके अलावा यहाँ कोई और भी आया होगा। उस जगह को देखकर वो समझ गए कि शायद उस क्रोकोडाइल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, इसलिए वो नॉर्मल साइज से कई गुना बड़ा और खूंखार हो गया है। यानी यहाँ पर और भी कई सारे म्यूटेटेड जानवर हो सकते हैं जिसका सामना उन लोगों को अनफॉर्चुनेटली करना ही होगा। अब दूसरी तरफ हमें बिली, एडी और पेनी को दिखाया जाता है जो कम्युनिकेशन वाले एंटीना के पास बढ़ रहे थे। दोनों काफी ज्यादा सुनसान एरिया में होते हैं और उन्हें फॉरेस्ट से कुछ अजीब से गुर्राने की भी आवाज आ रही थी, लेकिन बिली अपना काम बहुत अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन वो थोड़े स्लो हो जाते हैं क्योंकि पेनी बहुत घायल थी, उसका पैर बहुत तेज दर्द दे रहा होता है। बिली जैसे तैसे वायर्स निकालता है और उस एंटेना से अपने रेडियो सिग्नल को कनेक्ट करने लगता है। अब वो जब इन सारी चीजों में बिजी था तभी अचानक पता चला कि कोई अजीब सी चीज वहाँ आ गई है और उसने सीधा एडी को अपने मुंह के अंदर दबा लिया है। ये वही म्यूटेटेड क्रोकोडाइल था जिसने इतनी बुरी तरीके से एडी को मारा कि उसकी हड्डियां तक नहीं मिलती। बिली और पेनी इससे इतना घबरा गए कि वहाँ से तुरंत ही भागने लगे होते हैं। बिली को तो टाइम ही नहीं मिला वहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का और अब दोनों फिलहाल के लिए फॉरेस्ट वाले इलाके पर चले आते हैं। अभी भी उस क्रोकोडाइल के गुर्राने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, यानी कहीं न कहीं वो उनकी तरफ बढ़ते जा रहा है। बिली और पेनी बेचारे जैसे तैसे ट्रेवल करते आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें कम्युनिकेशन एरिया दिखाई दिया। इस कम्युनिकेशन एरिया में कई सारे सिग्नल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी भी काम करते हों और उससे वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर लें। तो इसलिए पेनी बिली को ये कहती है कि तुम जाकर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करो, वो यहीं पर रुकेगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। पर यहाँ बिली किसी भी तरीके से पेनी को छोड़कर जाने के लिए मान नहीं रहा था। पेनी बहुत बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एट द एंड उसने बंदूक दिखाकर बिली को वहाँ से भेज दिया, यानी कि बिली मजबूरी में गया होता है। और अब बेचारी पेनी अपने पैर पर कई सारे धागे बांध रही थी ताकि उसे चलने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे तैसे वो फॉरेस्ट से होते हुए वापस उसी फैक्ट्री वाले इलाके में आ जाती है जहाँ वो गुर्राने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई थी, यानी वो क्रोकोडाइल पेनी के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका है। पेनी ने तो बंदूक भी निकाल ली और उस जगह पर आग लगाकर भी देखा, और अफसोस उस बड़े से डायनासोर टाइप के क्रोकोडाइल को कुछ असर ही नहीं हो रहा था। उसने पूरी अपनी बंदूक की गोलियां उसके ऊपर चला दी। यानी इससे इतना अंदाजा हो जाता है कि क्रोकोडाइल का ऊपरी परत इतना सख्त है कि उसके ऊपर नुकीले हथियार भी काम नहीं कर सकते। देखते ही देखते वो क्रोकोडाइल उस पर झपट्टा मारता है और बेचारी पेनी को भी मार देता है। यानी अब उस ग्रुप में बहुत कम लोग बचे हुए हैं। वहाँ सैम जो जेड और एलिस के साथ आगे बढ़ रहा था, वो उस चैम्बर में आ जाते हैं जहाँ जानवरों के ऊपर म्यूटेशन किए जाते। वो देख पा रहे थे कि कई सारे छोटे चैम्बर्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ स्पेसिफिकली क्रोकोडाइल के डीएनए के ऊपर रिसर्च की जाती थी। वहाँ तो उन्हें एक क्रोकोडाइल का दांत भी मिलता है, जिसे देखकर सैम दंग रह गया और ये बताने लगा कि इतने बड़े दांत तो क्रोकोडाइल के होते ही नहीं। आखिर उनके ऊपर किस तरीके का म्यूटेशन किया गया। वो उस जगह को पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे ताकि असली सच्चाई उस रिसर्च के बारे में उन्हें पता चल जाए। अजीब तरीके की आवाजें उन्हें भी आ रही थी, इसीलिए तीनों एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, इसीलिए सैम जेड और एलिस के साथ सीधा एक टर्न वाले पॉइंट पर गया और वहाँ शॉकिंग चीज पता चलती है कि कोई और नहीं बल्कि उसका वो फ्रेंड बेन था, जो लकीली अभी भी जिंदा होता है। बेन को देखकर सैम को बहुत गुस्सा आने लगा और वो तो उसे धक्का देते हुए ये कहता है कि तुमने हमें यहाँ पर फंसा दिया है। तुम्हें अगर ये सारी चीजें पता थी कि यहाँ ये खतरा मंडरा रहा है तो फिर हमें यहाँ आने का चैलेंज क्यों दिया।
बाकी दोनों लड़कियां भी बेन के ऊपर गुस्सा कर रही थीं, लेकिन बेन यही साफ साफ कह रहा था कि उसे भी इन चीजों के बारे में नहीं पता था। उसे तो हेंडरसन नाम के आदमी ने ही यहाँ का पता दिया होता है। देखने से लग रहा था कि बेन सच बोल रहा है, इसलिए सैम और बाकी दोनों लड़कियां उस पर भरोसा कर लेती हैं और वो जहाँ पर लेकर जा रहा था फैक्ट्री के और भी ज्यादा अंदर की तरफ, वहाँ उसके साथ चले गए। सैम और उसकी टीम देख पा रही थी कि बेन ने हेंडरसन नाम के उस आदमी को कैद करके रखा हुआ है। तो अब सैम के दिमाग में एक प्लान आया और वो हेंडरसन के सामने जाकर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले हमें उस क्रोकोडाइल के बारे में सारी जानकारी चाहिए। हेंडरसन तो एक बूढ़ा डॉक्टर था जो जब अपने सेंसेस में आता है तो पूरी टीम को सच्चाई बताने लगा। वो कहता है कि जो कॉर्पोरेशन इस जगह पर एक्सपेरिमेंट किया करती वो भी उन डॉक्टर्स में से एक था। उनका एम था कि स्पेसिफिकली क्रोकोडाइल के ऊपर रिसर्च करना और उनके बॉडी में कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट जानवरों के डीएनए मैच कर देना जिससे कि वो बहुत ज्यादा बड़े और म्यूटेट हो जाएं। इनमें कहीं न कहीं एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर्स के भी डीएनए शामिल थे। इस पूरी रिसर्च का एक और मेन एम होता है कि अगर वो म्यूटेट होकर जानवर काफी अच्छे बन जाएं, तो उनके डीएनए और कई सारे ब्लड सैंपल से बहुत सारी दवाइयां बनाई जा सकती थी। लेकिन ये सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हुई ही नहीं। वैज्ञानिक जब रिसर्च में आगे बढ़ रहे थे तो रिजल्ट ये निकलता है कि वो क्रोकोडाइल आउट ऑफ कंट्रोल होकर दानव बन चुके हैं। वो तो अपने कैद से आजाद होकर चारों तरफ तबाही भी मचाने लग गए थे। इसलिए अब कंडीशन हाथ से निकलने के कारण वैज्ञानिकों ने यही डिसाइड किया कि वो इन क्रोकोडाइल जानवरों को जान से मार देंगे। लेकिन अपर मैनेजमेंट ने कुछ क्रोकोडाइल को वहीं पर छोड़ दिया होता है और देखा जाए तो जिस बड़े क्रोकोडाइल ने उन पर हमला किया था वो अकेला वहाँ पर बचा हुआ होता है। हेंडरसन ने ऑब्वियसली ये बातें बेन को नहीं बताई और उसे मैनिपुलेट करके यहाँ लेकर आ गया ताकि वो उस बड़े से क्रोकोडाइल का डीएनए ले ले और उसे ब्लैक मार्केट में जाकर बेच दे। यानी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रॉफिट कमाने आया था। पर अब वो क्रोकोडाइल और भी ज्यादा म्यूटेट होकर इतना डायनासोर जैसा बन गया है, उसे हराना तो फिलहाल के लिए नामुमकिन ही लग रहा था। हेंडरसन एक और चीज बताता है कि जब वो इन सारे क्रोकोडाइल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो एक सिटीजन जो उन क्रोकोडाइल्स की केयर टेकिंग करता था वो एक छोटे म्यूटेट क्रोकोडाइल को अपने साथ लेकर गया होता है। वो अपने घर के पास मौजूद लेक प्लेसिड में उसे बड़ा करता था। पर ऑब्वियस बात थी कि वो जैसे जैसे म्यूटेट होता गया कुछ समय बाद वो क्रोकोडाइल दानव बन गया और अपने ही केयर टेकर को मार दिया। यानी हमें लेक प्लेसिड का रहस्य पता चलता है कि उस लेक के अंदर सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल कहाँ से आया। तभी अचानक हमें बिली दिखाया गया जो उस कम्युनिकेशन सेंटर में पहुंच जाता है। उसने तुरंत ही कनेक्शन एस्टेब्लिश किया अपने साथियों के साथ और बताने लगा अपनी लोकेशन कि वो पहुंच चुका है। जेड और एलिस जैसे तैसे उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। बिली बेचारा बता रहा था कि उसके साथ मौजूद सभी लोग मारे गए। इससे सैम की टीम में एक शांति फैल जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि ये होने ही वाला है। अब अचानक पता चला कि बिली के भी आसपास हलचल हो रही है, यानी वो क्रोकोडाइल उसके पास पहुंच चुका है। बिली जैसे ही खिड़की के यहाँ से उसे देखने गया तो पता चला वो वहाँ पहुँच चुका है। उस बड़े सी क्रोकोडाइल ने एक ही बार में काटकर उसका सर ही अलग कर दिया था। ये सारी चिल्लाने की आवाजें जेड, एलिस और सैम सुन रहे होते हैं और उन्हें ये अंदाजा हो गया कि शायद बिली भी मर चुका है। तभी सैम बताता है कि हेंडरसन वहाँ से भाग चुका है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उस क्रोकोडाइल की कमी पता करनी होगी। तो इसीलिए वो एक टीम की तरह एकजुट होते हैं और पूरे फैक्ट्री में फैल जाते हैं। तो अगर ऐसी खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां पर कोई बड़ा क्रोकोडाइल हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है तो किसी भी क्रोकोडाइल से बचने की कई सारी टेक्निक्स आती हैं। सिर्फ हमें उन्हें ध्यान में रखकर एग्जीक्यूट करना है। ये बात तो हमें पता ही है कि किसी भी क्रोकोडाइल की स्पीड पानी में बहुत तेज होती है और जब वो जमीन पर आते हैं तो वो एकदम स्लो चलने लगते। तो अगर हम पानी में मौजूद हैं तो हमें जल्द से जल्द जमीन पर आना चाहिए और अगर फिर भी क्रोकोडाइल आप पर अटैक करता है तो उसकी आंख और नाक वाले सेंसिटिव हिस्से पर हमला कीजिए। हमला इतना सटीक होना चाहिए कि उस क्रोकोडाइल को पेन फील हो, या फिर अगर क्रोकोडाइल ने आपका हाथ अपने मुंह के अंदर डाल दिया है तो उसके डेथ रोल करने से पहले आपको उसके मुंह का एक फ्लैप को टच करना होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रोकोडाइल जब पानी में होता है तो वही फ्लैप क्रोकोडाइल की मदद करता है पानी उसके मुंह में जाने से रोकने के लिए। अगर फ्लैप खोल दिया जाए तो पूरा पानी उसके मुंह में चले जाएगा और इससे उसकी जान भी जा सकती है। यानी एक छोटा सा सटीक वार आपकी जान बचा सकता है। नहीं तो अगर वो क्रोकोडाइल आपको पकड़कर घूमना चालू हो गया तो आपका वो बॉडी पार्ट टूटना तय है। ये चीज ध्यान में रखकर हम किसी भी क्रोकोडाइल से बच सकते हैं। लेकिन अब बात रही एंडरसन की, जिसने की एक ट्रैंकुलाइजर गन ले ली थी और उस पूरी जगह पर पूरा पानी भरने के लिए खोल दिया था ताकि क्रोकोडाइल तैरते हुए यहाँ आ जाए और वो उसे शूट कर दे। वहीं दूसरी तरफ सैम की पूरी टीम जैसे तैसे आगे बढ़ती है। वहाँ पानी भर चुका था, इस वजह से उन्हें ऊपर की तरफ जाना पड़ता है
ऑप्शन ना होने के कारण वो एक स्टेयर की मदद से बड़ी चैम्बर में पहुंच गए थे। पता चला कि क्रोकोडाइल उस जगह पर पहुंच चुका है जिसे कि सैम ने इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए, लेकिन फिर भी वो क्रोकोडाइल ऊपर आने का ट्राई कर रहा था। सैम जब उन सारी लड़कियों के साथ आगे बढ़ता है तो पता चला उस क्रोकोडाइल ने बेन को पकड़कर मार दिया है। यानी अब सिर्फ बचे हुए थे सैम, जेड और एलिस। दूसरी तरफ हमें हेंडरसन ही दिखाया गया जो उस स्पॉट पर पहुंच गया होता है जहाँ क्रोकोडाइल अपनी पकड़े गए शिकार को लाया करता था। वहाँ पर तो सैम की टीम के कई मेंबर्स की डेड बॉडी दिखाई देती है और उसी मोमेंट पर वो क्रोकोडाइल ठीक हेंडरसन के पीछे होता है और उस पर भी हमला करके उसे मार देता है। अब फैक्ट्री के अंदर बचे हुए होते हैं सैम, जेड और एलिस। वो जब एक बैरियर के पास पहुंचे जो कि लेक से जोड़ता था, लेकिन वो बंद होती है और बाहर की तरफ वो क्रोकोडाइल उनका वेट कर रहा था। यानी म्यूटेट होने के साथ इनकी दिमागी क्षमता भी बढ़ चुकी है। सैम भी समझ गया कि इस क्रोकोडाइल को मारे बिना वो यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए थोड़ी छानबीन करने पर उसे फ्लेयर गन्स मिल जाती है और तो और वहाँ कई सारे गैस सिलेंडर्स रखे गए थे। इसलिए सैम जेड और एलिस से कह रहा था कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाना और वो उस क्रोकोडाइल को अट्रैक्ट करके यहाँ बुलाएगा और गैस की मदद से पूरा ब्लास्ट कर देगा। जेड और एलिस इस प्लान से मना कर रहे थे क्योंकि इससे सैम की भी जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। सैम तुरंत ही चैम्बर के अंदर गैस फैला देता है और जोर जोर से आवाज करता है ताकि क्रोकोडाइल आ जाए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्रोकोडाइल सामने था और जैसे ही सैम उस प्लेयर को ऑन करने के लिए जाता है तो पता चला वो जल ही नहीं रही। यानी सैम का लक एकदम खराब ही चल रहा था। थोड़ी देर में सैम के चिल्लाने की आवाज आती है, यानी वो भी मर चुका है। जेड और एलिस जैसे तैसे वहाँ से निकलते हुए फॉरेस्ट वाले एरिया में पहुँच जाते हैं। भागते हुए पता चला कि एलिस के पैर में चोट लग चुकी है, वो अब उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तुरंत ही जेड एलिस को जैसे तैसे एक जगह पर बिठाती है और कहती है कि वो मदद लेकर आ रही है। एलिस बहुत ज्यादा डरने लगी, लेकिन जेड वहाँ से चली जाती है। पता चला कि वो क्रोकोडाइल उनका पीछा करते हुए पहुँच चुका है। वो बहुत ही खौफनाक तरीके से एलिस के पास बढ़ रहा था और एलिस उसी जगह पर बैठी थी। एक पल को लगा कि वो एलिस को मार देगा, लेकिन तभी जेड वहाँ की एक मशीनरी के ऊपर बैठती है और उसे लेके आकर नुकीले पार्ट को क्रोकोडाइल के बॉडी में घुसा देती है। यानी अब क्रोकोडाइल एक ही जगह पर रुके रहता है। तुरंत ही जेड ने और बहादुरी दिखाई और वहाँ के एक फ्यूल टैंक को तोड़ दिया। सारा फ्यूल उस क्रोकोडाइल के आसपास फैल जाता है और उसने तुरंत ही वहाँ पर आग लगा दी, जिससे पूरा क्रोकोडाइल जलने लगा। जेड एलिस को वहाँ से बाहर निकालती है और वो देख पा रहे थे कि कैसे वो क्रोकोडाइल मर रहा है, लेकिन अब उन्हें वहाँ से बाहर निकलना था। बोट ना होने के कारण जेड और एलिस वहाँ से तैरते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन अचानक हमें पीछे से एक और क्रोकोडाइल बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। यानी उनकी जान अभी तक सेफ नहीं है और हो सकता है कि ये उनके पीछे पीछे सिटी में पहुंच जाए। हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।